अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन तकसीम दर तकसीम हो रही है और हुकूमत का इत्मीनान बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक बार फिर मुश्किल वक्त गुजर जाने की खुशखबरी सुनाई है और ऑपोजिशन पर सियासी हमले किए हैं। एक तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन के लिए कहा कि ये कहते हैं NRO 2 वरना हुकूमत गिरा देंगे, खुद को जमहूरी कहने वाले फौज को कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो। इनका मकसद अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और ये इसकी खातिर हुकूमत गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं, गवर्नमेंट गिराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसके जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म पर तो तनकीद की ही, लेकिन नून लीग की आला क़यादत को ज़्यादा निशाना बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए बिलावल ने कहा कि हम आपको गिराने के लिए कहीं नहीं जा रहे, अवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं। अपोजिशन में हुकूमत गिराने की ताकत नहीं तो वो इलेक्शन तक इंतजार करेंगे, अवाम खुद इन्हें लात मारकर गिरा देंगे। हुकूमत के अलावा बिलावल ने PDM और ख़ासतौर पर नून लीग के हवाले से भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफ़ों के मामले पर PDM सच्ची थी तो अगले रोज़ ही इस्तीफ़े देते और लॉन्ग मार्च के लिए निकल जाते। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नंबर पूरे होने के बावजूद अतम एतमाद ना लाना हुकूमत की सहूलतकारी के मुतरादिफ है। उन्होंने मज़ीद एहतसाब के हवाले से कहा कि ये दोगला निज़ाम है। रायवेंट का वज़ीर आज़म हो तो सज़ा के बावजूद लंदन भेज दिया जाता है। नवाब शाह का सदर 3 साल तक मुल्क के अस्पतालों में इलाज कराता है। रायवेंट का वज़ीर आज़म को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है। और जो नवाब शाह का सदर हो, झूठा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो, वो अपना मुल्क में कैद गुजार रहा है, वो खुश है, वो तो बाहर नहीं जाता। ये किस किस्म का दोगला निजाम है, ये किस किस्म का मजाक है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सखर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नाब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। सूरत हाल है, हुकूमत अपोजिशन पे तनकीद कर रही है, अपोजिशन हुकूमत पे कम और एक दूसरे पर ज़्यादा तनकीद कर रही है। हमारे साथ हुकूमत से शिबली फराज साहब मौजूद होंगे, मगर पहले हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से और सईद गनी साहब से, जो दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आपको हुकूमत का सहूलतकार कहा, साथ में एहतसाब के निज़ाम को दोगला निज़ाम कहा। वो इम्प्लाई कर रहे थे कि आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से आप लोगों के तो ज़मानतें हो जाती हैं, फ़ायदे हो जाते हैं, मगर सिंध के जो लोग हैं उनके नहीं होते हैं, जिसमें वो ज़रदारी साहब की खुर्शीद साहब की बात कर रहे थे। देखें, जहाँ तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात है तो मैं उनको हदफ़े तनकीद तो नहीं बना सकता, क्योंकि ये पार्टी डिसीजन है कि हमारा हदफ जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं, हुकूमत या PTI है। और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने बात की है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को उनकी ख़राबी सेहत की वजह से उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि वो जेल में तशरीफ़ ले गए थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मिलने के लिए, और उसी रोज़ उन्होंने बाहर आके जितनी पुरजोर जो है वो उन्होंने मुतालबा किया था और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत जो है, उनकी बीमारी जो है, उसके पेश नज़र उन्हें बाहर भेजा जाए और वो जिन लोगों के ज़ेर इलाज रहे हैं डॉक्टर्स के, उनके पास उनसे इलाज करवाना ये उनका हक़ है। तो मेरा ख़्याल है कि जो रायत PMLN को या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मिली है तो उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी जो है वो पूरा जो है वो हाथ है, अमल दखल है। बाकी रायवेंट और नवाब शाह का ना सदर होता है ना रायवेंट का वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर आज़म और सदर जो है वो पाकिस्तान के होते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस हवाले से कहते थे जब मुलाकात के बाद, कब कब बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते रहे, वो ज़रा देखिए, पर सैयद गनी साहब की तरफ सवाल लेके जाते। कोई भी कैदी बीमार हो तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बेस्ट ट्रीटमेंट फरहम करे। मियाँ साहब काफ़ी बीमार लग रहा था, मियाँ साहब ने खुद कहा है कि वो अब नज़रियाती बन गया है। आई हैड नो इम्प्रेशन
आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है मियां नवाज शरीफ साहब का, काफ़ी बीमार है। जो भी एक कार्डियक पेशेंट होगा वो चाहेगा कि जो उनके वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पहले शायद सर्जरी की हो एक्सेट्रा, ये कोई कॉम्प्लिकेशंस है। कोई पाकिस्तान में मानने को तैयार नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में या लंदन में इसलिए है कि करप्शन की वजह से, वो इसलिए है कि इमरान की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से। सईद अली साहब, क्या सिंध कार्ड खेल रहे हैं? पहले तो बहुत बड़े हामी थे कि जी जाना चाहिए बाहर, उससे पहले कहते थे कि उनके खिलाफ केसेस ठीक हैं, सही सजा हुई है, फिर उनके हक में थे कि नहीं जिन्हें बाहर जाना चाहिए। अब कह रहे हैं कि जी अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या वजह है अचानक इतने खिलाफ हो गए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा सा उसका रेफरेंस डिफरेंट है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें शायद बिलावल साहब का गिला ये बाहर जाने पे, ज़मानतें मिलने पे, पीपल्स पार्टी को ज़मानतें ना मिलने पे शायद PMLN से नहीं था, हमारे अदालती निज़ाम से था। और उन्होंने तारीख़ी अदालती ज़्यादतियों के हवाले दिए जो पीपल्स पार्टी के साथ होते रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ बात है, ये फैक्ट है। अच्छा, मगर हालिया तो जरदारी साहब 6 महीने रहे जेल में, फरियाल तालपुर साहिबा 6 महीने, खुर्शीद साहब हैं 20 महीने से, हमजा शहबाज 20 महीने, खकान अब्बासी साहब 7 महीने, मरियम साहबा एक दफ़ा 2 महीने, एक दफ़ा 3 महीने, शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा 4 महीने 7 महीने। कैसे फ़र्क है कि जो आपको ये लगे कि सूबों का ये फ़र्क है अदालती निज़ाम में? देखिए, बात यह है कि मैं फिर उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब का केस जिस तरह लगा, जिस तरह उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल गई, मैं समझता हूँ कि शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। उन्होंने भुट्टो साहब के उस रेफरेंस का भी हवाला दिया जो सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है कि जिसमें उनसे ये कहा गया है कि आप अपनी राय दें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी सही दी गई थी कि नहीं, उनके खिलाफ केस ठीक था कि नहीं था। तो जो अदालती निज़ाम में ज़्यादतियाँ होती हैं उसकी बात हुई थी। एक और चीज़ आपने पहले पूछी थी कि जिसमें बिलावल साहब ने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत के सहूलतकार हैं उस पर उन्होंने बात की थी। उसमें मौलाना फजल रहमान का एक बयान आया था ग़ालिबन 1-2 रोज़ पहले, या उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं मिल गई है किसी से और हम पर इल्ज़ाम लगाया कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हमने सब कुछ किया है। उस पर बिलावल साहब ने ज़रूर ये कहा कि अगर तो बुज़दार साहब की हुकूमत ख़त्म हो सकती थी और कोई ख़त्म नहीं कर रहा, अगर तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो सकती थी और कोई नहीं कर रहा, तो सहूलतकार तो वो हुए, हम तो नहीं हुए। वैसे मैं चाहते थे कि मैं शबीर साहब की तरफ जाने से पहले राना साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब का मामला है बाहर जाने का, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी है कि इतवार को एतराज़ भी दूर होता है, जुम्मे के दिन एतराज़ दूर होता है, फिर जुम्मे के दिन परमिशन मिल जाती है, वफाकी हुकूमत से जवाब नहीं, और ये एक नज़ीर नहीं बन सकता आइंदा के केसेस के लिए। तो ये वाकई कोई मामला तय हुआ था शहबाज शरीफ साहब का जिस पर इशारा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रिजर्वेशन दी। नहीं, देखें, ये वही बेंच और वही जज साहब हैं जिनके बड़े हवाले देती रही है अपोजिशन भी, और किसी वक्त में इमरान खान साहब भी और इनके कज़न मौलाना ताहिरुल कादरी साहब भी। इन्होंने मॉडल टाउन के मुतल्लक जो है वो एक जुडिशल इंक्वायरी की थी। तो मामला ये है कि उस दिन एक आखिरी दिन था, वो आखिरी यानी लास्ट वर्किंग डे था, और मियां साहब ने जो है वो वहाँ से अपॉइंटमेंट जो है वो अपनी हासिल की हुई थी। लिहाजा हमने अर्जेंट हेयरिंग के लिए एप्लीकेशन दायर की थी कि हमारे केस को जो है वो अर्जेंट बुनियाद के ऊपर जो है वो सुन लिया जाए। जब जज साहब ने सुबह केस सुना तो जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर था उसने टाइम मांगा, 2 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ। ये 10:30-11 बजे की बात है। 2 बजे नैब वहाँ पे मौजूद थी, हुकूमती नुमाइंदा मौजूद था, FIA का नुमाइंदा मौजूद था, सारे लोग मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ना देती ना ये ऑब्जर्वेशन, फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ये ना कहती कि जी ये एक मिसाल नहीं बन सकता ये केस, अगर ऐसा ही था, सारे के सारे प्रोटोकॉल्स पूरे हुए थे, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ना आता। देखें, वो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब ने जो उस दिन मैं बतौर वकील समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि जनाब अगर आप इस टर्म्स के ऊपर जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दें तो हम अपनी अपील जो है वो विड्रॉ करते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब वकला जो है वो अपना केस विड्रॉ करें कुछ छोटी मोटी बात के ऊपर,
तो ये ऐसा हो जाता है, अदालत से इस तरह का रिलीफ मिल जाता है। मगर मैं शिबली फराज साहब की तरफ आते हुए, शिबली फराज साहब, ये दोनों आपस में ज़ाहिर हुआ है कि एक दूसरे पर मामला तय करने का, बाप से सपोर्ट लेने का इल्ज़ाम लगाते रहे। इमरान खान साहब दोनों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने फ़ौज से कहा कि हुकूमत गिरा दो। कब कहा एग्जैक्टली? और इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म को फ़ौज ने बताया, किसी और ने बताया, किसने बताया कि उनसे कहा गया है कि जी ये कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो? अरे आपने तो देखा कि जो पूरी पीडीएम की तहरीक थी तो उसमें क्या बातें होती थी, उसमें यही बातें होती थी जिसमें कि कहा जाता था कि इनको जो है तो इनकी हुकूमत को गिरा दिया जाए। ये तो इन्होंने दे आर ऑन रिकॉर्ड कि इन्होंने ये बातें एक दफा नहीं कई दफा की हैं, और इनकी पीडीएम का जो पूरा जो एक कैंपेन था वो इसी पे मबनी था। मतलब ये कहते थे इनको बचाओ मत, ये कब कहते थे कि इन्हें गिरा दो? नहीं, मतलब तो यही था इनका मुख्तलिफ तरीकों से कि इनको गिरा दें। लेकिन दोनों की जो तीन पार्टीज, जो मेन पार्टीज थी, लेकिन ना मौलाना फजल रहमान जो इस वक्त सियासी बेरोजगार हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पेंशन पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक्सटेंशन पर है, तो इसलिए इनकी तीनों के मुख्तलिफ इंटरेस्ट थे और वो उसको हासिल करने के लिए एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे। जब एक्सपोज हो गया एक जो एक्सटेंशन पे है, तो जाहिर है कि जो पेंशन पे और जो बेरोजगार है उन्होंने वाबेला मचा दिया। तो इनकी तो शुरू दिन से ये इनकी एक कॉज नहीं थी, इनके अपने जाती। मगर शिब साहब हुआ क्या? क्योंकि वज़ीर आज़म तो कहते थे ना ये मिले रहेंगे अपने जाती मफाद के लिए और अपनी करप्शन बचाने के लिए, तो ये तो आपस में लड़ पड़े। तो और एनआरओ, आप कहते हैं एनआरओ के लिए मिले हुए हैं, तो एनआरओ तो बकौल आपके नहीं मिला, तो ये फिर भी आपस में लड़ पड़े। तो क्या ऐसा हुआ है? क्या किसी एक को फायदा दिया है? क्या हुआ है? देखें, फायदा तो पीपल्स पार्टी ने लिया है इन द सेंस क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट है, उनके पास एक सूबाई जमात है, उसको सूबे में इक़्तिदार मिला हुआ है, वो क्यों कुर्बान करेंगे अपनी? तो उन्होंने अपनी जो रिजिग्नेशंस का जो इशू था वो उन्होंने उसको नहीं माना, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके और अज़ाइन थे। और लेकिन एंड में तो यही चीज था कि हुकूमत में इसलिए रहे कि वो अपनी करप्शन को, अपनी जो भी उनकी नाअहलियां हैं, नालायकियां हैं, उसको वो कैमोफ्लाज कर सके एक इक़्तिदार में सिंध में, क्योंकि वो तो पता है कि जब उनसे चला गया तो फिर वो दोबारा हासिल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले कलेक्टिवली खेल रहे थे, अभी भी कलेक्टिवली खेल रहे हैं। मैं सैयद साहब ये हुआ, आप लोग एक्सटेंशन पर हैं बकौल उनके, और इसलिए अब आप लोग निकले थे वज़ीर आज़म के खिलाफ बयानियां बनाने के लिए कि जी इन्हें इदारों की सपोर्ट है। वो कह रहे हैं आप इदारों की सपोर्ट के लिए हुकूमत गिराना चाहते थे। हर बयानिया उल्टा आप लोगों पर पड़ रहा है और आप लोग आपस में एक दूसरे पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शाहदेव, ये आपको भी पता है कि इदारों के कांधों पर बैठकर कौन हुकूमत में आया और उनकी बेसाखियों पर कौन हुकूमत कर रहा है। अब अगर पीटीआई ये कहे कि जी अपोजिशन जो है वो सहारे ढूंढ रही, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। और ये बात आपने ठीक कही। हमारा तो मुतालबा ये रहा है कि पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को आज़ाद होना चाहिए और पाकिस्तान के शहरियों को यह हक होना चाहिए कि अपने लोगों को मुंतखब करें। मगर सिर्फ हुकूमत नहीं कह रही है, नून लीग भी आप पर इल्ज़ाम लगाती रही है। नून लीग आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि बाहर की इंटरफेरेंस ही तो है ये, कि बाप की जो जुमला है कि बाप पार्टी की सपोर्ट बगैर बाप के नहीं मिलती, वो क्या है? वो यही तो इम्प्लाई करता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा कह गए थे। कहने के लिए तो हमारे पास भी बहुत कुछ था, लेकिन बहरहाल ये बात इस वक्त कहने की नहीं है। बिलाल साहब ने भी आज कहा कि इन तमाम चीज़ों के बाद भी हम ये समझते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर पार्लियामेंट में हमें मिलकर करना पड़ा, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम सारे अपने MNAs जो हैं वो शहबाज शरीफ के हवाले करेंगे और वो उनके साथ मिलकर जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बजट की नामंजूर करने की कोशिश करेंगे। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अब इस बहस में नहीं जाना चाहते कि जी उन्होंने क्या कहा, हमने क्या कहा। लेकिन बहरहाल जो तासुर उन्होंने दिया वो गलत है। अगर हम ये कर रहे होते तो शायद हमें इतनी जिद्दोजहद करने की, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती। खुर्शीद शाह जेल में नहीं होते, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट होते, और शायद बहुत सारी चीज़ें हो जाती। और राना सना साहब, आपके बारे में भी ये जो है कि आप भी मामला कहीं ना कहीं तय करना चाहते थे और फौज से क्या चाहते थे कि हुकूमत गिरा दें, जो कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं ये मामला हो नहीं सके और आप जमहूरी बनते इतने बड़े बकौल वज़ीर आज़म के। जी, हम बिल्कुल तय करना चाहते हैं और हम तय ये करना चाहते हैं कि आइन की पासदारी हो। पार्लियामेंट समेत तमाम अदारे जो हैं वो आइनी हदूद जो मुतय्यन हैं उसमें रह के काम करें। कोई इलेक्शन में जो है वो कठपुतली किंग पार्टी ना बनाए और ना ही इन जैसे कोई सिलेक्टेड लोगों को जालसाजी से सिलेक्ट करके जो है वो मुल्क के ऊपर मुसल्लत करे। इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो, वोट और अवामी मैंडेट की इज़्ज़त हो।
हम ये चाहते हैं और इस मकसद के मगर लिए साहब आप तो हमें बीच में किसी से बात करनी मगर पड़े नून लीग- बात भी करेंगे, मगर नून लीग- मज़ामत करनी पड़े मज़ामत भी करेंगे। मगर नून लीग बीच में फंस गई है। हुकूमत कह रही है, आप फौज से कह रहे थे कि हुकूमत गिरा दो, पीपल्स पार्टी कह रही है आप सहूलतकार हैं, पंजाब की हुकूमत गिर सकती थी, आपने नहीं गिराई, तो पंजाब के ऊपर बुज़दार साहब को आपने नाफिज किया हुआ है, आप भी उसके जिम्मेदार हैं, तो आप तो बीच में हैं। वहां से भी आपको तनकीद हो रही है, यहाँ से भी आपको तनकीद हो रही है। देखें, जहाँ तक हुकूमत का तल्लक है या वज़ीर-ए-आज़म साहब का तल्लक है, उन्होंने जो आज तकरीर की है, ये दरअसल केसर जो है ना, ये फंस गई है 3 साल से। 3 साल से एक ही तकरीर हो रही है, एक ही गुफ्तगू हो रही है। ये कोई केसट इनकी निकाल के कोई नई केसट ही डाल दे, कोई नई तकरीर जो है वो शुरू हो जाए। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि पंजाब में मैं बतौर प्रेसिडेंट PMLN पंजाब ये कहता हूँ कि पंजाब में जब हमारे पास नंबर पूरा होगा तो बिल्कुल हमारी कोई हमदर्दी नहीं है बुज़दार साहब से या किसी अपना जो है वो PTI की हुकूमत से। जब नंबर पूरा होगा तो बिल्कुल हम अदम एतमाद जो है वो करने को तैयार हैं। ये जो कहा जाता है कि ये नंबर पूरा है, नंबर पूरा है, वो भाई 2 जमा 2 4 है, मेरे सामने बताओ ना कैसे नंबर पूरा है। सईद अली साहब जरा क्विकली बताइएगा, मैं फिर शिबली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। एक दिन नहीं लगाएंगे। सईद अली साहब क्विकली बताइए कौन सा नंबर पूरा है जो कहते हैं बुज़दार साहब की हुकूमत गिर सकती है, आज भी बिलावल ने कहा, फिर मैं शिबली साहब का मौक़िफ़ लूं। देखिए, ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी PMLN है पंजाब में, और अगर ये नहीं चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता। अगर ये चाहेंगे तो जाहिर है कि उसके बाद अपोजिशन के सारे वोट हैं, और PTI के अंदर जो मामलात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। इनकी बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो PTI की हुकूमत की पॉलिसियों से नाराज़ है, और वो मुझे 100% यकीन है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इनको वोट नहीं देंगे या एक्सटेंड करेंगे या नो कॉन्फिडेंस भी अपोजिशन के साथ आ जाएंगे। शिबली साहब, क्यों वज़ीर आज़म गुस्से होते हैं अपोजिशन पर? इतनी अच्छी अपोजिशन आपको मिलेगी, आपस में भी एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, अगर आपके अंदर एक धड़ा बन भी जाए, जहांगीर तरीन साहब का तो कहते हैं जी, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इनका अंदरूनी मामला है, जिस पर बिलावल फ्रस्ट्रेट होते हैं कि देखें जी ये गिराना ही नहीं चाहते बुज़दार साहब को। इतनी अच्छी अपोजिशन है आपके लिए? देखिए जी, मुझे एक जब ये बातें कर रहे थे सईद गनी और राना सनाउल्लाह साहब, तो मुझे अपने वाले साहब का एक शेर याद आ रहा था, और वो था कि सब अपने अपने करीने से मुंतजर उसके, किसी को शुक्र किसी को शिकायतें करनी। तो PML नून वाले शिकायतें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले शुक्र कर अल्लाह रहे हैं। करे आपके वालिद के बाकी शेर भी आपको कभी याद आ जाया करे। मुझे बिल्कुल आते हैं। नहीं, आप उनके शेर भूले हुए हैं। मकसद ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, तो ज़ाहिर है हुकूमत तो फोकस कर रही है, बुनियादी तौर पे गवर्नेंस पे फोकस कर रही है, इकोनॉमी पे फोकस कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा उठ खड़ी हुई है। एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में है। हर इशारे, हर खबर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक खुशखबरी ला रही है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो कि अपोजिशन के लिए बुरी खबर है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर है उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार बगैर किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट के अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला पर खदशात का इजहार कर रहे हैं, और पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश में लगा है कि अमरीकी इनखला से पहले ही अफगानिस्तान में अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, वरना पाकिस्तान के खदशात हैं कि अफगानिस्तान खाना जंगी की तरफ जा सकता है और इसके असरात पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स में इंटरव्यू शाया हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत खौफ है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी फ़ौज के इनखला से पहले कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने की तारीख दी है, तब से तालिबान को लगता है कि उन्होंने जंग जीत ली है, तो अमरीकी फैसले की रोशनी में तालिबान से रियायत लेना आसान नहीं था। वज़ीर आज़म के मुताबिक अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई और मुहाजिरीन का बहरान पैदा हुआ तो अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासिर होगा, और फिर हम पर ये दबाव होगा कि हम इस मामले में कूदें और इसका हिस्सा बन जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक अफगानिस्तान में कोई भी हुकूमत जिसे अफगानिस्तान के लोग मुंतखब करें, उसी हुकूमत से ही पाकिस्तान को डील करना चाहिए। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए।
2 दिन पहले भी वज़ीर आज़म ने इन खदशात का इजहार किया था, अब एक दफ़ा फिर इन खदशात का इजहार किया है। बार बार पाकिस्तान की तरफ से इन खदशात का इजहार किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मुसलसल ये बेचैनी है कि अमरीकी फ़ौज के मुकम्मल इनखला से अगर अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हुई और वहाँ पर एक सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा हुआ तो उसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं। ना सिर्फ अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान में नकल बकानी हो सकती है, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स भी अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल को इस्तेमाल करके अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हो सकते हैं। 2 दिन पहले भी वज़ीर आज़म ने इन खदशात का इज़हार किया। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान ने यह तय किया कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्स विड्रॉ करें अफगानिस्तान से तो हम पूरी तरह अपनी कोशिश करें एक पीसफुल ट्रांजिशन की, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए, क्योंकि ये हम सब सारे खित्तों को फ़र्क पड़ेगा अगर अफ़गानिस्तान में वो पीसफुल सेटलमेंट ना हुई और इंतशार हुआ। हम सब मुतासिर होंगे उससे। अमेरिकन फोर्सेस और नेटो अफ़गानिस्तान से जा रही हैं, ये ट्रांजिशन पीसफुल हो, पुरअमन हो, वो ना हो जो 1989 में हुआ जब कि सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से निकली, तो जो केओस है वो हम सब जानते हैं। 2 दिन पहले हमारे ही प्रोग्राम में अफगान उमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने भी खदशात का इजहार किया कि अगर खाना जंगी की तरफ अफगानिस्तान गया तो इसके असरात पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा संगीन होंगे और पाकिस्तान पर भी खुदा न खास्ता उसके असरात हो सकते हैं। साथ ही 2 दिन पहले रोज़नामा डॉन में शाया होने वाली बाक़िर सजाद की खबर के मुताबिक अफगानिस्तान में सिक्योरिटी वैक्यूम का खौफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अमन अमल का मामला तातुल का शिकार हो चुका है। गुज़िश्ता साल सितंबर को शुरू होने वाले अमन मुज़ाकरात में मामूली पेशरफ्त हुई। बैनुल-अक़वामी बरादरी और पाकिस्तान की तरफ से मुतादिद बार कोशिश की गई कि अमेरिका और अफगान तालिबान को मुज़ाकराती टेबल पर लाया जाए, लेकिन इस हवाले से अब तक तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं। खबर में ज़राए से दावा किया गया कि पाकिस्तान ने खामोशी से इस बात पर जोर भी दिया है कि अफगानिस्तान में एक उबूरी हुकूमत कायम की जाए, मगर इस तजवीज़ को अफगान सदर अशरफ गनी की तरफ से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। खबर के मुताबिक तालिबान जो वक्त के साथ साथ मजबूत हो रहे हैं, उन्हें अमन मुआहदे से कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मैदान जंग में जीत सकते हैं। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा किया और अफगान फौज की एक बड़ी तादाद ने तालिबान के सामने सरेंडर किया है। खबर के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान के 50% इलाकों पर अफगान फौज का कंट्रोल है, 30% इलाके पर अफगान तालिबान का कंट्रोल है, जबकि बकिया 20% इलाके पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अफगान फौज और तालिबान एक दूसरे के आमने सामने हैं। मगर हुक्काम को लगता है कि यह सूरत हाल बदल सकती है और ग्राउंड से ये इशारे मिल रहे हैं कि अमरीकी इनखला से जो खला पैदा हो रहा है उसे शिद्दत पसंद पुर कर रहे हैं। खबर के मुताबिक जब अमरीकी सदर ने रवां साल अफगानिस्तान से अपनी फौज के इनखला का ऐलान किया तो उस वक्त अफगानिस्तान में 2500 अमरीकी फौज और 7000 नेटो मुमालिक की फौज मौजूद थी और यह तसव्वुर किया जा रहा है कि अमरीका ने अपनी फौज का 44% इनखला का अमल मुकम्मल कर लिया है और जितनी तेजी से अमरीकी फौज का इनखला हो रहा है उसने पाकिस्तान के खौफ में इजाफा कर दिया है। साथ ही कुछ हुक्काम अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद अमरीका 4 जुलाई को यानी अपनी आज़ादी के दिन अपना इनखला मुकम्मल कर लेगा और काबुल में अपने सिफारत खाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मामूली फौज छोड़ जाएगा। अब 4 जुलाई तक अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला से मुताल्लिक कयासराइयाँ हो रही हैं, जबकि अमरीकी सदर ने जो डेडलाइन दी थी वो 11 सितंबर थी। देखना होगा कि इस मामले का क्या हल निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खदशात हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बार बार इसका इजहार कर रहे हैं, तज्ज़ियाकार भी इसका इजहार कर रहे हैं कि खाना जंगी की तरफ अफगानिस्तान बढ़ सकता है और पाकिस्तान पर इसके पहले से भी ज़्यादा मनफी असरात खुदा न खास्ता हो सकते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। मज़बूत खबरें आ रही हैं FATF के हवाले से, क्या पाकिस्तान का नाम निकलने वाला है ग्रे लिस्ट, पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से पाकिस्तान को दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए दी गई डेडलाइन रवा माह खत्म हो रही है। अगले चंद हफ्तों में FATF का अगला इजलास मुतवक्को है जिसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और हुकूमत पर उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का अपनी ट्वीट में कहना था कि पाकिस्तान ने FATF की 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल दरामद कर लिया है। FATF हमारे मौजूदा एक्शन प्लान के साथ इसकी भी स्क्रूटनी कर रहा है। FATF की तारीख में किसी भी मुल्क की जानिब से सिर्फ 2 सालों में 20 सिफारिशात पर अमल दरामद की मिसाल नहीं मिलती। यह कानूनी रिफॉर्म्स के नतीजे में मुमकिन हुआ, जिसमें 14 वफाकी और 3 सूबाई कवानीन के अलावा इससे मुताल्लिक मुतादिद इक़दामात शामिल हैं। ये सब 20 वजारतों और कई तंजीमों पर मुश्तमिल FATF टीम की अनथक कोशिशों से मुमकिन हुआ है।
मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मामलत को मॉनिटर करने वाले आलमी इदारे फैटफ ने 2018 में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डालते हुए 27 नकाती एक्शन प्लान और 40 सिफारिशात पेश की थी, जबकि उन पर अमल दरामद के लिए 2019 के आखिर तक की मोहलत दी गई। लेकिन कोरोना की वजह से इजलास फरवरी 2020 तक मुलतवी हुआ, जिसमें फैटफ ने पाकिस्तान को 4 माह की मजीद मोहलत दी और फैटफ की सिफारिशात और नकात पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमत ने जुलाई 2020 में पार्लियामेंट को बताया कि पाकिस्तान ने फैटफ के 14 नकात और 10 सिफारिशात पर अमल कर लिया है, जबकि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 13 नकात पर अमल दरामद बाकी है। अगर उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो अक्टूबर में फैटफ के अगले इजलास में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा है। उसके बाद पार्लियामेंट में कानून साजी हुई है और अब हुकूमत पर एतमाद है कि पाकिस्तान का नाम निकल जाएगा। क्या इस वक्त मामलात हैं? हमारे साथ वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम साहब मौजूद हैं। फ़रूक नसीम साहब बहुत शुक्रिया। फ़रूक नसीम साहब, ज़ाहिर वज़ारत कानून तो बराह रास्त इस सारे के सारे अमल में इन्वॉल्व रही, इतनी बहुत बड़ी कानून साजी थी जो की गई, उम्मीद की जाए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारी उम्मीदें भी कायम हैं और साथ साथ काम भी मुसलसल जारी है। ये 2.5-3 साल के अरसे में जिस तरह हमने एक जाइगेंटिक और हरक्यूलियन टास्क ये अचीव किया, कम से कम 14 जो लेजिस्लेशन लाना था उसके अंदर बेतहाशा चैलेंजेस थे। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो तमाम लॉज़ को फैटफ की जो रिकमेंडेशंस थी उसके हिसाब से कंप्लाइंट इस तरह करना था कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी वायलेशन नहीं हो, हमारे दूसरे जो प्रैक्टिसेस हैं, कन्वेंशंस हैं, जो सेटल्ड लीगल कन्वेंशंस हैं, उनकी कोई वायलेशन नहीं हो। साथ साथ एक बहुत बड़ा इशू था कि जिनको रेगुलेट किया जा रहा था, चाहे वो रियल एस्टेट वाले हों, जेम ज्वेलर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों या इवन लॉयर्स हों, तो उनकी तरफ से भी एक रेजिस्टेंस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमारे भाई हमारे अपोजिशन में साथ बैठते हैं और उन्होंने एक तरह से आई एम सॉरी टू से बड़ी अनएंडिंग उनके साथ डिस्कशंस मेरे रहे और सारा दिन सारी रात इसमें लॉ मिनिस्ट्री का लगा है। आप ये देखिए कि जब इस गवर्नमेंट ने अगस्त 18 में जब ये गवर्नमेंट बनी तो हमारी कंप्लाइंस थी 9 या 10 आउट ऑफ 40 और 9 और 10 भी पूरी नहीं थी, एक पूरी थी, एक रिकमेंडेशन पूरी थी और 9 जिसको हम कहते हैं वो सब्सटेंशियल कंप्लायंस थी। उसके बाद इस हुकूमत ने जिस तरह लॉ मिनिस्ट्री या दूसरी मिनिस्ट्रीज़ ने एंगेज करके तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके इस वक्त हम बैठे हुए हैं कि हमने जनाब 31 कंप्लायंस कर दी है जहाँ तक कि टीसी का ताल्लुक़ है और 27 में से 24 कर दी हैं जहाँ तक टीएफ का ताल्लुक़ है। तो हम बहुत ही समझिए प्रोएक्टिवली इसमें चले हैं और इसकी मिसाल नहीं है दुनिया जहां में जिस तरह पाकिस्तान ने फैटफ का मुकाबला किया है, बिल्कुल कैच द बुल बाय द हॉर्न्स। ये मैं फिगरेटिव बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और एंगल है शाहजेब साहब, मैं आपकी थोड़ी सी प्रोग्राम में 1 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा और ये आपके सामने रखूँगा। देखिए, ये फैटफ इसकी कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ज़रूर होगी, मैं उसको मना नहीं कर रहा। अब जैसे इंडिया ने 2 साल जो है वो फैटफ की जो रजीम है वो डिफ़र करा ली है क्योंकि उसके अपने ताल्लुकात हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी उनकी अपनी जगह पे है। लेकिन हम 2 मिनट के लिए पाकिस्तान को थोड़ा सा असेस करें। देखिए, अगर ये कंप्लाइंसेस हो जाती हैं, अगर ये तमाम की तमाम इकॉनमी जो है वाइट हो जाती है या सब्सटेंशली वाइट हो जाती है, जिसमें हर तरह के जो समझे बिजनेसेस हैं उनको रेगुलेट कर दिया जाता है, ये ब्लैक मार्केटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इससे इसके चेक्स की वजह से हमें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, हम इस चीज़ से निकल जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए इन दी एंड कोई बुरी चीज़ नहीं हो रही और हमें इसको कंप्लायंस हम पूरी तरह कर रहे हैं। ये अहम बात है साहब कि आप खुद ये अहम बात है जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमने किया फैटफ के कहने पर, मगर ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा ही है। वाइट इकॉनमी होती है, टेरर फाइनेंसिंग, दूसरे मामलात के हवाले से फ़ायदा ही है। मगर कानूनी तौर पर अब आप मुतमईन हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या पाकिस्तान कहता रहा कि जी बड़ी भारतीय लॉबी हमारे खिलाफ, वो भी अगर आए तब भी हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। अब ये नहीं हो सकता कि हमें ग्रे लिस्ट में रखा जाए। मैं आपसे गुजारिश करूं, ये बहुत उम्दा पॉइंट आपने कैच किया है, पिक किया है और मैं आपके सामने रखूं कि देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो है, इसमें कोई नो डिनाइंग द फैक्ट। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत जो है, जो हमारा इमीडिएट नेबर है, उसकी जो फैटफ कंप्लायंसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो या उसकी टीएफ हो,
उसकी MERO बहुत ख़राब है पाकिस्तान से। पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी तरह पाकिस्तान के लिए हर चीज़ पूरी की पूरी जो है ज़ोर लगा देना है और पाकिस्तान को नीचे नहीं होने देना है। लेकिन अब ये एफिकेसी जांचनी है गौरों ने, उन्होंने इसकी इफ़ेक्टिवनेस इम्प्लीमेंटेशन जांचना है। जितने वकला हैं, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, अपोजिशन में हमारे भाई हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, देखिए पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान हम सब का है, एक एक का है। इसको मिल के उठाएं, इसको मिल के आगे लेके चलें ताकि कल को कोई हम पे इस किस्म के इल्ज़ाम ना लगाए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं, ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग करने वाले हैं। हम नहीं हैं, ना हम हैं और ना हम करने देंगे। अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर है उसको भी चेक करेंगे और दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान जो है दुनिया जहां में ये साबित हो गया कि पाकिस्तान एक रोग बनाना स्टेट नहीं है। पाकिस्तान जो है, जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नेशंस का जो तासुर है, जो उसका एक कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान हमेशा निभाएगा। बहुत शुक्रिया। लॉ मिनिस्टर फ़रूक नसीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।